लल्लन टॉप चुनाव यात्रा पावर्ड बाय मंगलदीप, प्रार्थना की महक, प्रार्थना के बाद भी, एंड अमेरिकन पिस्ताशियोज। प्रार्थना की महक, प्रार्थना के बाद भी। कैमरा भी रोलिंग है और जिस लोकसभा में हम खड़े हैं वहां एक जोरदार मुकाबला भी रोलिंग है। यदि आप देश की 10, 20, 30 हॉट सीटें जहां पे बहुत क्लोज फाइट है इसकी सूची बनाएं, हर राज्य से 1-2 सीटें लें, तब छत्तीसगढ़ से एक सीट सबसे ऊपर आएगी और उस सीट का नाम है कोरबा की सीट। कोरबा की सीट पर हमेशा धुरंधर चुनाव लड़ते रहे हैं। पहले जो यहाँ पर अभी मैदान में दिख रहे हैं वो लोग जांजगीर चांपा में चुनाव लड़ते थे, फिर वो सुरक्षित सीट हो गई 2008 के परसीमन में 2009 से, तो वहाँ के धुरंधर यहाँ आ गए। करुणा शुक्ला अटल बिहारी वाजपेयी की रिश्तेदार थी, वहाँ से चुनाव जीती थी। 4 में 9 में यहाँ से कांग्रेस के चरणदास महंत से चुनाव हार गई थी। 2014 में बंशीलाल महतो भाजपा के थे, उन्होंने चरणदास महंत को हराया। 2018 में यहाँ पे सत्ता परिवर्तन हुआ, चरणदास महंत पहले तो विधायक बने और शक्ति की सीट से विधायक बने, फिर उसके बाद वो 2018 से 23 की छत्तीसगढ़ विधानसभा में विधानसभा के अध्यक्ष रहे। 2019 में जब यहाँ पर चुनाव हुए तब उनकी पत्नी ज्योत्सना चरणदास महंत ने पर्चा भरा, चुनाव लड़ा और जीता। भाई साहब थोड़ा सा गर्लफ्रेंड से दूर जाके बात करो, कैमरे पे आ जाओगे हैं, CGSPSC के पैसे लेके आए हो, मोबाइल पे खर्च कर रहे हो, जमा कर लिए जाओगे घर पे। 2019 में ज्योत्सना चरणदास महंत ने यहाँ से चुनाव लड़ा। भाजपा ने, बंशीलाल महतो का निधन हो गया था तो यहाँ से ज्योति नंदन दुबे को टिकट दिया। ज्योति नंदन दुबे को टिकट कैसे मिला, इसकी भी एक लंबी कहानी सुनाई जाती है। इस कहानी में ट्रांसपोर्ट कंपनी कीवर्ड है। बहरहाल वो चुनाव जीतती है, फिर से करीब मुकाबला। बंशीलाल महतो जीते तब भी 20-30 हजार का मार्जिन था और ये ज्योति नंदन दुबे मोदी लहर में हारे, वो भी 20-30 हजार का अंतर था। 2 ही सीटें छत्तीसगढ़ में भाजपा हारी थी, एक बस्तर की जहां से दीपक बैज जीते थे कांग्रेस के और बाद में प्रदेश अध्यक्ष बने, और दूसरी सीट ये कोरबा की सीट थी। अब 2024 का बरस है, ज्योत्सना चरणदास महंत यहाँ पर चुनावी मैदान में है। राजनीतिक प्रेक्षकों की माने तो उनके खिलाफ जो एक बात जा रही वो ये है कि वो 5 साल में यहाँ सक्रिय कम रही और जो सांसद के खिलाफ एक लोकल एंटी इनकम्बेंसी वो एक फैक्टर है। भाजपा की बात करें तो बीजेपी ने यहाँ पे दुर्ग की नेता रही और राष्ट्रीय पदाधिकारी रही सरोज पांडे को टिकट दिया और उनके ऊपर बाहरी का ठप्पा यहाँ की जनता और राजनीतिक प्रेक्षक लगा रहे हैं। तो सरोज पांडे की चिंता ये है कि क्या स्थानीय भाजपा उनको भरपूर मदद करेगी, तब जबकि यहाँ की जो 7-8 विधानसभाएं उसमें से ज्यादातर पर भारतीय जनता पार्टी काबिज है। एक सीट ऐसी है जिसपे पालीताना की सीट जिसपे गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के जो मरकाम साहब थे उनके लड़के चुनाव लड़के जीते हैं करीबी मार्जिन से, और ये यहाँ पे एक सीट का अहम फैक्टर रहता है क्योंकि अगर आप 2019 या 14 के भी चुनाव देखें तो कांग्रेस को उस इकलौती विधानसभा से 60-50 हजार की लीड मिलती थी जो बाकी जगहों की उनकी ट्रेल को कवर किया करती थी। तो बीजेपी को अगर कांग्रेस के इस दुर्ग को यहाँ ध्वस्त करना है जैसे 2014 में किया, तो एक जो बाहरी प्रत्याशी का इल्जाम लग रहा है वो, और दूसरा पालीताना की लीड, इन 2 चीज़ों को कवर करना है। मरकाम फैमिली लगातार चुनाव लड़ती रही, विधानसभा का, लोकसभा का भी, लेकिन इस बार वो खुद मैदान में नहीं, उनका कैंडिडेट मैदान में है। तो ज्योत्सना चरणदास महंत बनाम सरोज पांडे जिन्हें उनके समर्थक दीदी कहते हैं, और ज्योत्सना चरणदास महंत जिन्हें उनके समर्थक या और राजनीतिक प्रेक्षक भाभी कहते हैं। तो अगर टीवी की भाषा में, स्लग की भाषा में बात करें तो ये दीदी वर्सेस बाहरी का चुनाव है। कांग्रेसियों की नज़र से देखें तो ये बाहरी वर्सेस भाभी का चुनाव है। भाजपाइयों की नज़र से देखें तो ये मोदी की गारंटी वर्सेस बाकी सबका चुनाव है। इस चुनाव में सबसे ज़्यादा रंग घोलते हैं इस तरह की नुक्कड़ टीवी या डिजिटल मीडिया की चर्चाओं में उत्साही समर्थक। उनसे भी बात करेंगे ताकि उनके नेताओं के सामने नंबर बनते रहें, वो उसकी क्लिपें काट के अपने अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर पहुंचाते रहें और कहते रहें भैया देखिए जोरदारी से पहुंचाए हैं मामला। एक निर्दलीय प्रत्याशी भी है। राजनीति में हिंदुस्तान की जब भी हमें कहीं निर्दलीय प्रत्याशी मिलते तो हमें बड़ी दिलचस्पी होती है कि इनका कॉज क्या है, किस चीज़ से प्रेरित होकर ये चुनाव मैदान में उभर आए हैं। मुझे आशा ही नहीं पूरा भरोसा है, अनिवार्य रूप से सरकारी भर्ती के जो अभ्यर्थी हैं वो भी यहाँ पर होंगे ही, 1-2 जो कम से कम CGPSC की और SI की तैयारी कर रहे होंगे। कुछ उस देवासुर संग्राम के भी भागी होंगे जिसको B.Ed वर्सेस D.Ed की लड़ाई कहा जाता है कि प्राइमरी के मास्टरों में किसकी भर्ती हो, कुछ ऐसे भी होंगे। बाकी कोरबा एक बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल टाउन है, इसके इर्द गिर्द हवाओं में
कोयले की राख भरपूर मात्रा में उड़ती है, इतनी कि आपका गला सूखे और आपको नाक पे पट्टी रखनी पड़े। सरकारें आती हैं, सरकारें जाती हैं, पर्यावरण दिवस 24 घंटे की अपनी उम्र पाकर वीर गति को प्राप्त होता है, स्थिति जस की तस रहती है। ऐसा है ये कोरबा। कोरबा पर बात करते हैं क्योंकि ये सिर्फ एक शहर नहीं है, इसकी धमनियों में सिर्फ लहू नहीं बहता है, कोयला भी बहता है। और ये इस बात से खासा खफा है कि ये राजनीतिक सुर्खियों में राष्ट्रीय स्तर पर तब आता है जब कोयला चोरी हो जाता है। हाँ, तो इस पर भी बात करेंगे। बाकी यहाँ की जो अच्छी पहचानें हैं उनमें से एक है ये जो मेरे गले में हमारे यहाँ एक दोस्त बने हैं, उन्होंने कोसा सिल्क का ये दुपट्टा डाल दिया है, गमछा डाल दिया, बोले आप पहनते हैं, तो एक हम सूती पहन के आए थे गर्मी के हिसाब से। तो हमने उनसे पूछा भी कि भाई साहब, हमको बताया गया छत्तीसगढ़ में 2 ही मौसम होते हैं, गर्म और बहुत गर्म, और कभी कभी बारिश और उमस, तो उसमें सिल्क कहाँ फिट बैठता है? बोले चूंकि हमारे यहाँ लोकल हैंडीक्राफ्ट का मामला है। हालांकि इसको देख के मुझे लग रहा है कि इसका ताना और बाना दोनों चाइनीज सिल्क के धागे से बना हुआ है, क्योंकि जो स्थानीय कोसा है उसमें बाना स्थानीय होता है और ताना चाइनीज होता है, और एक किस्म का खुरदरापन होता है। आदमी हो या कपड़ा, ज़रूरी किस्म का खुरदरापन बचा रहना चाहिए, उससे अपनी असल बात सामने आती रहती है। मेरा अब ये लंबा भाषण यहाँ समाप्त होता है। ये उनके लिए था जो कोरबा से बाहर के लोग हैं, ताकि उनको एक राजनीतिक संदर्भ समझ में आ जाए इस लोकसभा सीट का और क्यों हमने इसको चुना। अब बातचीत शुरू करते हैं। सबसे पहले निर्दलीय की बारी है। दलों के पास तो बहुत कुछ है कहने को, निर्दलीय क्या कहना चाहते हैं? नाम बताइए। जोहार छत्तीसगढ़। मोर नाम दिलीप मिरी। वैसे तो यहाँ चूंकि छत्तीसगढ़ के जो प्रवेश है और हम छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना से जुड़े हैं, ये एक पॉलिटिकल पार्टी है, ये सामाजिक संगठन है और हमारे एक पॉलिटिकल विंग है जोहार छत्तीसगढ़ पार्टी। चूंकि अभी मैं निर्दलीय खड़ा हुए हूँ, ये पाए के कि अभी पूरा लोकसभा में पूरे प्रदेश में जोहार छत्तीसगढ़ पार्टी चुनाव नहीं लड़ रहा है। कैसे तय हुआ कि 11 में कौन सी लड़नी कौन सी छोड़नी? क्योंकि जोहार छत्तीसगढ़ पार्टी जो है अभी पूरा कोर कमेटी पूरा डिसाइड करके रखी है कि एक भी सीट लोकसभा में चुनाव नहीं लड़ेगी। फिर आप क्यों लड़े? मैं निर्दलीय चुनाव लड़ रहा हूँ। पार्टी अनुशासन तोड़ दिया? नहीं, उसका सबसे बड़ा कारण यह है कि हम छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना से जुड़ के लगातार जनहित के मुद्दे पे काम करते आए हैं। यहाँ के भूस्थापितों की आवाज उठाए हैं। यहाँ के भूस्थापित जिनकी जमीन ACCL खदान में ली गई है, भूविस्थापित अच्छा, भूस्थापितों के लिए, उनके रोजगार के लिए, उनके पुनर्वास के लिए। ये बात आपने अपने पार्टी आला कमान को नहीं समझाई? हमने बताई है, लेकिन उनका कहना है कि हम पूरा डिसाइड किए हैं तो पूरे लोकसभा नहीं लड़ेंगे। तो आप बागी हो गए? बागी नहीं है, हम संगठन में ही जुड़े हैं। तो संगठन की लीग से तो अलग चल रहे हैं। नहीं, मुझे बागी पसंद है, मैं चंबल से हूँ। चूंकि यहाँ हम लोग लगातार जनहित के मुद्दे पे हम लोग आंदोलनरत हैं। हाँ। और उस जनहित के मुद्दे पे यहाँ चाहे पूर्ववर्ती कांग्रेस, बताइए कोरबा के मुद्दे। हाँ, कोरबा का मुद्दा ये है, यहाँ अपनी बात पूरी कर लीजिए, माफ कीजिए, मैंने कहा पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार, पूर्ववर्ती 15 साल की भाजपा सरकार थी, रमन सिंह की, उसके बाद 5 साल कांग्रेस की सरकार भूपेश बघेल सरकार, और अभी वर्तमान में भाजपा की सरकार है। 4-6 महीने की विष्णुदेव साय सरकार। इस दौरान यहाँ कोयला खदान बड़े मात्रा में खुलते गए और वर्तमान की स्थिति में यहाँ बहुत बड़ी मात्रा में किसानों की जमीन ली गई है। और ये उनका जो रूल और रेगुलेशन ये कहता है कि जिनको जमीन ली गई, जिनकी जमीन ली गई है, उनका पुनर्वास, उनकी रोजगार की व्यवस्था और तमाम उनकी जो सुविधाएं हैं उनको मिलना चाहिए, जो लैंड लूजर हैं, जो जमीन मालिक हैं। लेकिन यहाँ जो जमीन मालिक है उनको जो है दर दर घुमाया जाता है, भटकाया जाता है, और वो अपने हक अधिकार के लिए आंदोलित हैं। और उस आंदोलन को हम लोगों को क्या जमीन का मुआवजा नहीं मिला? नहीं मिलता है। आप देखिए कितने सारे प्रकरण जो है आज वर्षों से पेंडिंग पड़े हुए हैं। अरे बताइए ना, मैं तो सुनने ही आया हूँ, बताइए। बहुत सारे प्रकरण पेंडिंग है। कहाँ? कोर्ट में? कहाँ पे? कोर्ट में भी है, कलेक्टेड में भी है और हाई कोर्ट में भी लंबित है। जमीन के अधिग्रहण का मामला पारदर्शी और न्यायपूर्ण नहीं है, आपका ये कहना है? जी जी। एक मुद्दा ये हो गया। दूसरा मुद्दा ये है कि इस क्षेत्र में जो सबसे बड़ा मुद्दा है प्रदूषण का मुद्दा है। आप देखे होंगे, आप कोरबा जब एंट्री किए होंगे तो जगह जगह सड़कों के किनारे जो है राखड़ डंप कर दिया जा रहा है। हाँ। चूंकि NGT के जो गाइडलाइन से 2014 के बाद से यहाँ नया जो SDM है वो उसकी परमिशन नहीं दी गई है। क्यों? वो सेंट्रल गवर्नमेंट का रूल है। वो पुराना SDM हम देख के आए, वहाँ तो एकदम धुआं उड़ रहा है, एकदम धूल। हाँ, वो
उसमें जो है एनजीटी और पर्यावरण संरक्षण मंडल और पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, उनका जो है एक निर्देश है कि जितने भी लो लाइन एरिया हैं, लो लाइन एरिया मतलब जो मेन सड़क के नीचे जितने भी गड्ढे हैं, जो प्राकृतिक गड्ढे हैं, उन पे भरा जाना है राखड़ को। लेकिन पूर्ववर्ती सरकार और अभी वर्तमान की सरकार, इन दोनों के द्वारा जो है जहां पर वहां राखड़ों को फेंक दिया जा रहा है, और उसका जो निस्तारी होना चाहिए, जो उसका सही में यूटिलाइजेशन होना चाहिए, वो नहीं हो रहा है। राखड़ की बहुत समस्या है। और उसके कैसे दूर करेंगे अगर आप चुनाव जीत गए तो? हम जो परमिशन है जहां होना चाहिए एक्चुअल में, जो लो लाइन एरिया है, वहीं उसी जगह पे परमिशन होना चाहिए। और जितने बंद खदान हैं, चाहे वो मैं थोड़ा ये प्रक्रिया समझना चाह रहा हूँ कि अगर आप सांसदी का चुनाव जीत गए, मान लीजिए, मैथ्स में हम लोग सिखाते हैं ना माना एक्स, तो आप इसको कैसे कंट्रोल करेंगे? प्रदूषण बोर्ड को बोलेंगे, राज्य सरकार को बोलेंगे, केंद्र सरकार को बोलेंगे, या खुद वहां पे तैनाती करेंगे अपने कार्यकर्ताओं? पहले तो सबसे पहली हमारी प्राथमिकता रहेगी कि जो एसडम हो रहा है वो रूल और रेगुलेशन के हिसाब से होना चाहिए। जो लो लाइन एरिया डिफाइन जिसकी जिम्मेदारी प्रशासन की है, ऐसा ना हो जी। नियमों को तोड़ते हुए। अगर नियमों को तोड़ेंगे तो हम सड़क पे उतरेंगे, फिर से सड़क में उतरेंगे, सड़क में उतर के जन आंदोलन करेंगे। कितने कार्यकर्ता हैं आपके साथ? अब हमारे पास करीब 50-100 लोग हैं। 50-100 तो टोटल नहीं है यहाँ। सब नाश्ता कर रहे हैं, कैसे करेंगे आप? अरे कितना नाश्ता कर रहे हैं? 1 घंटे से नाश्ता कर रहे हैं। 1 घंटे पहले मैंने 7 बजे, हम लोग कितना मैंने 7 बजे पूछा, 7 बजे मैंने पूछा कहाँ है, तो आप बोले नाश्ता कर रहे हैं। 8:15 हो गया, आप अभी नाश्ता कर रहे हैं। कितना नाश्ता कर रहे हैं? नहीं, मैं तो चाहता हूँ कि, मेरा ये मानना है नेताजी, चुनाव आप जीते आ रहे हैं, कि ये जो सड़क किनारे ऐसे ही ऐश फेंक के चले जाते हैं, उसको रोका जाए, सरकार पे दबाव डाला जाए समाज में। तो इसलिए जानना चाह रहा था कि संख्या है कि नहीं। मैंने इस मुद्दे पे जो है PIL वगैरह माननीय हाई कोर्ट में जो है जनहित याचिका लगाया था। हाँ, क्या हुआ उसमें? जनहित याचिका में जो है हाई कोर्ट ने उसको जो है विड्रॉ, मतलब अभी ये कहते हुए मेरे को खारिज कर दी। खारिज नहीं किया है, एक तरह से उसको अग्रेसित किया है, मान के चलिए कि आप जो है एनजीटी के पास जाइए। चूंकि एनजीटी के पास ऑलरेडी ये मामला लंबित है, तो आप एनजीटी के पास दरवाजा खटखटाइए करके। तो हमने जो है हमारे वकील को आगे, अब आप एनजीटी में जाओ जी। चलिए, आपकी मुख्य बातें आ गई भाई, और भी बचा है तो थोड़ा समय भी है ना, और भी लोगों से पूछ लें। जी नमस्कार। अच्छा, अभी आते हैं। प्रणाम सर, प्रणाम जी। नमस्कार, क्या नाम है आपका? उमेश लांबा। उमेश जी मेरे लिए गमछा लाए हैं, बहुत धन्यवाद। है ना, अब इसको मैं थोड़ी देर के लिए रख देता हूँ। बिल्कुल, गर्मी है थोड़ी सी गर्मी। थोड़ी सी, अरे बहुत गर्मी है कोरबा वालों। तो उमेश जी क्या करते हैं? मेरा व्यापार है। किस पार्टी के सपोर्टर हैं? भारतीय जनता पार्टी। अच्छा, ये कैसा चल रहा है सरोज दीदी का प्रचार? प्रचार बहुत अच्छा चल रहा है। हाँ हमारे यहाँ गृह मंत्री जी आए हैं, हाँ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी आए हैं। हाँ। प्रचार बहुत ही और अच्छा। विष्णुदेव साहब, आपके विष्णुदेव छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री कल फिर आ रहे हैं। फिर आ रहे, मतलब पहले भी आ चुके हैं? पहले भी 2 बार आ चुके हैं। 2 बार एक मैं- सीट पे इतने चक्कर? आ रहे हैं क्योंकि सीट भी बड़ी है। यहाँ से 245 किलोमीटर तक का एरिया पड़ता है। 450 किलोमीटर का एरिया है। 450 सीट लोकसभा सीट है कि देश है? लोकसभा सीट है। हाँ, तो बड़ा एरिया है, तो बड़ा चुनाव भी है। टक्कर की सीट है। टक्कर है। टक्कर की सीट है, तो इस वजह से आएंगे। देखिए, आपके नेता बोल रहे थे, सब सुन रहे थे ना, आप भी सुनिए। अच्छा गुण है एक, है टक्कर की सीट है। प्रचार प्रसार बिल्कुल सही तरीके से चल रहा है। हाँ। और इतना मुस्कुरा के आप बोल रहे हो कि हमको संदेह लग रहा है। अच्छा, ये बताइए, कोरबा लोकल में कोई नेता नहीं था लड़ने के लिए? जैसे हमें एक नेता है विकास महतो, उनका बड़ा नाम सुन के आए हैं। अच्छा, कांग्रेसी भी ताली पीट रहे हैं उनके नाम पे। देखो देखो देखो, इतना ताली ना पीट दो कि तुम्हारी एक क्लिप चली जाए। की खुशी में ताली पीट रहे हैं अभी से। हाँ, अभी आ जान दो नतीजा है। अरे आएंगे 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 आएंगे, अपने एकदम बिल्कुल तैयार रखो, लैस सब बातें तुम्हारे पास भी आएंगे। है, हमने जैसे विकास महतो का नाम सुना, और कई लोकल, जैसे यहाँ देवांगन जी हैं, यहीं से विधायक मंत्री हैं, और राठिया जी हैं, पटेल साहब हैं, कई विधायक हैं। तो कई लोगों ने कहा कि साहब किसी लोकल को देते, सरोज पांडे को। ये देखिए कितने खुश हो रहे हैं बगल में कांग्रेस। भारतीय जनता पार्टी में सारे कार्यकर्ता होते हैं। जब भारतीय जनता पार्टी किसी को टिकट देती है तो उसके बाद वो नेता होता है। बाकी सारे कार्यकर्ता होते हैं, और बहुत सारे कार्यकर्ता होते हैं। स्वाभाविक रूप से सबके अंदर इच्छा भी होती है चुनाव लड़ने की, लेकिन जब पार्टी डिसाइड कर लेती है तो पार्टी का कैंडिडेट जो होता है वही प्रत्याशी होता है। नहीं, वो तो होता ही है, सिंबल उसके पास है। हाँ। पर तो आपके कान में ये बात पड़ी, भीतरी वर्सेस बाहरी? ये मुद्दा हर चुनाव में आता है।
कोई नया हर मुद्दा चुनाव में भारी कैंडिडेट आता है क्या? ये चुनाव जब हाँ? भारी कैंडिडेट है हमेशा यहाँ पे। हमेशा से? चरणदास महान जी बाहर के ही हैं। हाँ, हाँ, कांग्रेस का भी भारी, भाजपा का भी भाजपा भारी। का। तो कोरबा लोकल एक नेता नहीं है क्या कांग्रेस भाजपा है में? नेता कोरबा में। लेकिन हाँ। डिसाइड ऊपर से ही होता है। ये हाँ। तो डिसाइड कार्यकर्ता बहुत हैं। हाँ। कार्यकर्ताओं की तो अंबार है। बट टिकट नहीं मिल रहा है उनको। टिकट पार्टी डिसाइड करेगी, वो आला कमान डिसाइड करता है। तकलीफ तो होती होगी। तकलीफ अब लोगों को जब होगी, उसकी मंशा होगी, लोगों का जाहिर होगा। कितना संभल के बोलना पड़ता है मीडिया वालों के सामने, हैं? संभलने की बड़ा एकदम सब कैमरे के सामने बड़ा सदर। क्या नाम है आपका? सोनू जैन। सोनू जैन। आप क्या करते हो जैन साहब? बिजनेस है अपना, किस चीज का? दवाई का बिजनेस। दवाई का बिजनेस। आप किस पार्टी को सपोर्ट करते हो? बीजेपी बीजेपी। क्या इस बार लग रहा है चुनाव? जीतेगी बीजेपी। पिछली बार कहाँ गड़बड़ रह गई थी? 19 में हार गई थी मोदी लहर में भी ये सीट भाजपा। वो ज्योतिरादित्य दुबे कमजोर कर ही रहे थे। कमजोर कैंडिडेट थे, फिर पार्टी ने क्यों उनको टिकट दे दिया था? अब वो समझ के दे दिया होगा। हाँ, इस बार कैंडिडेट ठीक है, हाँ एकदम मजबूत है, जीतेंगे इस बार। जीतेंगे। चलिए देखते हैं। हाँ, अब देखिए कांग्रेस वाले एकदम उत्साह से खड़े हैं। जय महाकाल। हैं, क्या बात है, मन प्रसन्न हो गया यार देख के। अब हमको लग रहा है फिर जल्दी जाना पड़ेगा। क्या नाम है आपका? मधुसूदन दास नाम है। मधुसूदन दास। क्या सुंदर नाम है। और आपका? मोहम्मद शहजाद आलम। मोहम्मद शहजाद आलम। क्या बात है, आप दोनों लोग कांग्रेस के नेता हैं? हैं? ये यूथ कांग्रेस का जनरल सेक्रेटरी प्रदेश में हूँ। ये भी मैं ग्रामीण में, कोरबा ग्रामीण से। यूथ यूथ कांग्रेस हाँ वही मैं कहूँ, तुम इनको मेन का बना देते, हम कहते हैं यूथ तो ये भी है। और कौन है कांग्रेस से? सारे हैं। सारे। सारे। शौरी साहब भी वहीं से हैं। आइए आइए। 3 यूथ को। आप भी यूथ के हो कि मेन के? नहीं सर, मैं कांग्रेस में लीडरशिप किया हूँ, अभी जॉब कर रहा हूँ, लेकिन विचारधारा कांग्रेस की है। क्या है कांग्रेस की विचारधारा? देश को सामाजिक रूप से जोड़ के रखना, लोगों को न्याय दिलाना, युवाओं को रोजगार दिलाना। और एक अच्छा, जब भी मैं छत्तीसगढ़ आता हूँ, अब चूंकि विधानसभा के बाद पहली बार माइक लेके आ रहा हूँ, क्या वजह रही हार की 2023 में? हार का मेन वजह सही बताना, जैसे इन्होंने सही बताया। देखिए, बहुत सारे समीकरण रहते हैं, राजनीतिक समझाइए समीकरण। थोड़ा। राजनीतिक समीकरण ऐसा कहना चाहिए कि अब लोगों को लगा, वैसे तो चुनाव के 2 महीना पहले लग रहा था कि हम जीत रहे हैं करके, हाँ। लेकिन स्थिति कुछ ऐसी गड़बड़ हुई। क्या गड़बड़ हुई, वही तो पूछ रहा हूँ। अब उसको कहना चाहिए। मैं क्या देखो यार, अब तो लल्लन टॉप देखते हो इतना। देखते थोड़ा हैं, देखते हैं। हाँ, खुला खेल वाली बात। क्यों भाई नौजवान, क्या नाम है तुम्हारा? सवाई सिंह ठाकुर। सवाई जी ठाकुर। खुली बात करनी चाहिए ना, क्योंकि पब्लिक को तो पता ही है। ये मुस्कुरा के सरोज दीदी का बचाव कर रहे हैं, ये मुस्कुरा के अपना बचाव कर रहे हैं, पब्लिक को सब पता है। हाँ, ये लल्लन टॉप वाले हैं और तुम क्या प्यूमा वाले हो? बहुत बढ़िया। हाँ बताओ, क्या वजह रही? सर, अब जनता का जो तुमको कसम है गुरु। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सर, सही बताओ। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, जनता का जो मिला सर मत, उसको अरे वो तो पता ही है, स्वीकार करोगे बड़प्पन तुम्हारा। जी सर। हार की वजह क्या रही? हार की वजह जो है, कुछ एंटी इनकम्बेंसी थी, कुछ लोकल मुद्दे थे, और काम तो वैसे किसानों के लिए कांग्रेस सरकार ने भरपूर किया। अब लोगों फिर का, भी क्यों हार गए? अब वो तो अब जनता ही बताएगी अरे सर। आदमी निरीक्षण करता है ना। अब हमारे हिसाब से तो जीत रही थी कांग्रेस, लेकिन अब समय ऐसा था कि जिस टाइप से बोलेंगे ना, बोल दीजिए। बोलेंगे कि फिर वही वो मुद्दा आ गया। अरे जो आपका मन है जो बोलो। देखिए, चुनाव जो था, एंड टाइम तक सारे सर्वे, टीवी चैनल के सर्वे में ये था कि कांग्रेस बहुमत से सरकार बना रही है, अब भूपेश बघेल के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ में सरकार बनेगी, ये तय थी। यहाँ तक खुद भाजपाई को ये विश्वास नहीं था कि वो सरकार में आने वाले हैं, मगर ऐसा क्या मैजिक चलती है इस चुनाव में कि वो परिणाम को बदल के चली जाती है, बदल देती है। हाँ, कैसे परिणाम बदलता है? अब वही मैजिक को तो तलाश कर रहे हैं, वो रिडार को खोज रहे हैं, जो रिडार से हवाई जहाज बादल में छुप जाता है, हो सके वो रिडार से कहाँ से वोटों को परिवर्तन हो जाता है, ये समझ में हमको भी नहीं आता है। जो समझ में आ जाए वो जादू नहीं है। नहीं, यही चीज बोलना चाह रहे हैं। और पर ऐसा ना हो कि बड़ा देर हो जाए सब हत्ते से। नहीं, बहुत कुछ चीज ओपनली बोला नहीं जा सकता। क्यों? शहजाद आलम कांग्रेस नेता, खुल के बोलो। चुनाव का समय है सर, चुनाव के समय में बहुत चीज को क्या बोलना चाहते हो? नहीं चाहता। अच्छा, कान में बोल दो फुसफुसा के। आप भी जान रहे हो कि नहीं, हम नहीं जान रहे। बुद्धिजीवी वर्ग आज दिल्ली के सड़कों में वकीलों ने ईवीएम पे जो जंग छेड़ी हुई है, क्या जंग छेड़ी है? कि ईवीएम में जिस तरीके का धांधली हो रहा है। चुनाव आयोग ने सबको सार्वजनिक रूप से न्योता दिया कि कोई भी आए और इस चीज को प्रूव करे कि ईवीएम में धांधली हो सकती है। कोई नहीं गया। सुप्रीम कोर्ट में पूरी बात गई। सुप्रीम कोर्ट ने भी साफ तौर पे कहा कि ये प्रक्रिया पहले की प्रक्रिया से ज्यादा पारदर्शी है,
यही ईवीएम दिल्ली में होती जब केजरीवाल चुनाव जीतते हैं, यही ईवीएम पंजाब में होती, यही ईवीएम तेलंगाना में होती जब कांग्रेस पार्टी चुनाव जीतती है, यही ईवीएम वायनाड में होती है ना। हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप तेलंगाना में मत से चुनाव मत कराएं, आप सभी जगह, आप ईवीएम पे सवाल नहीं है, आप किस पे उठा रहे हो? बात है कि मतदाताओं में अगर संशय का स्थिति पैदा हो गई है तो मतदाताओं में या कांग्रेस नेताओं में? नहीं, मतदाताओं में। ये जंतर मंतर में कौन कांग्रेस नेता धरना प्रदर्शन कर रहे थे? कौन सी जनता धरना कर रही? जो वकील जो धरना कर रहे थे वो कौन कांग्रेस के विंग के थे? किस विंग के थे आप बताएं। आप बोल रहे हैं, आप बताएं। मैं तो बोल रहा हूँ वो आम पब्लिक थे, कांग्रेस के नहीं थे, ये इतना मैं बता सकता। मैंने अभी आपके ही रायपुर में 2 दिन पहले तमाम शिक्षकों से बात की जो पीठासीन अधिकारी थे, उन्होंने भी बहुत विस्तार से बताया कि बोले सर एक एक प्रक्रिया इतनी एरर प्रूफ है ना, एक एक कि बोले हम मॉक पोलिंग कराते हैं, कभी आप बने हो, अभिकर्ता बने हो? मॉक पोलिंग, फिर उसको लॉक करते हैं, पूरा ब्लैंक करते हैं, सब चीजें इतनी लॉक होती हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कांग्रेस नेता कि अगर आप सिर्फ ईवीएम को दोष मढ़ते रहोगे तो ईवीएम को दोष नहीं मढ़ 18 में भी तो ईवीएम थी, इतना प्रचंड जनादेश दिया था छत्तीसगढ़ की जनता ने आपको। ईवीएम को नहीं दे रहे हैं, मगर हाँ, तो दूसरा मुद्दा बताइए और क्यों हारे? दूसरा मुद्दा अभी तक तो हम लोग भी विश्लेषण में खोज रहे हैं कि दूसरा मुद्दा क्या असल में हुआ क्या, देखिए हम जो चुनाव लड़े थे विधानसभा चुनाव, हम लोग भूपेश बघेल जी, हमारे 3 जो 4 मुख्य नेता हैं, भूपेश बघेल जी हो गए, हमारे ताम्रध्वज साहू जी हो गए, हमारे महंत जी हो गए, इन सब के नेतृत्व। सिंहदेव का नाम नहीं लिया, तुम बघेल कैंप के हो क्या? नहीं, मैं 4 बोला, मैं 4 चौथे का नाम ही नहीं लिया। अरे नहीं, तो मैं जल्दी में आपके समय को देखते हुए आपने तुरंत ही मेरे कोट कर दिया। बताओ तो उसमें ये हुआ कि जो इन सबके नेतृत्व में हमने चुनाव लड़ा और लगभग 12 से 18 सीट ऐसी थी जिनमें हमने बहुत कम मार्जिन से, जैसे कि हमारे पाली ही देख लीजिए 550 के वोट से हमारे, आप अंबिकापुर देख लीजिए जो 120-130 वोट के अंतर से हारे, ऐसे करते हुए जो 12 से 16 सीट जो बहुत कम, बहुत क्लोज अंतर से हारे हैं। ओवरऑल भी 7-1 लाख का ही फर्क है। आप उसको अगर परसेंटेज बेस पे देखेंगे तो हमारा ये चुनाव जो हमारा पिछले बार भी था ना, तो 1 से 2% का ही मार्जिन अंतर ज्यादा हम, लेकिन वोट परसेंटेज में आप देखेंगे तो स्टेट हिसाब से, लेकिन 3.5 से 4% का फर्क। हाँ, बस तो वही चीज है। कितना? उनका 46-47 था, इनका 42 था। वोट कांग्रेस को 2018 में मिले थे, उतने ही वोट इस बार भी मिले हैं, लेकिन जो शिफ्ट होने वाला वोट है वो भाजपा के साथ चला गया है। तो पर 4-1% का फर्क। 6.5 लाख वोट अगर कांग्रेस को अधिक मिलते तो फिर कांग्रेस सरकार फिर से बन जाती। 6.5 लाख वोट, 6.5 लाख अगर और मिलते तो बराबरी पे आते वोट, इतने से वो पीछे थे ना भाजपा से। नहीं सर, 6.5 लाख अगर इनको मिलते तो उनके उधर से तो वही नहीं, मैं पोल परसेंटेज भी बढ़ा रही चीज हुआ हम लोग का एक्चुअल हारने। तो ये आप बोल रहे हो कि करीबी मामला, करीबी मामले से हम लोग। अब लोकसभा चुनाव का टिकट वितरण कैसा रहा? सब लोगों ने बताया कि कांग्रेस का लोकसभा चुनाव का टिकट वितरण, हाँ, टिकट वितरण हमारा अच्छा है ना, कोई किसी, हमारे सारे लोग एक होकर के एकजुट होकर के काम कर रहे हैं। कांग्रेसी पूरे कोरबा जिले में एकजुट होकर के। प्रदेश का बताओ, तुम लोग तो बड़े नेता हो। नहीं, बड़े नेता नहीं, हम क्षेत्रीय लीडर हैं, हम क्षेत्र में अपने क्षेत्र विशेष में काम करते हैं। हम क्षेत्र सारी जगह जो प्रत्याशी चयन हुआ है, बहुत बढ़िया प्रत्याशी चयन हुआ है, असामाजिक और को ध्यान में रखते हुए, समीकरणों को देखते हुए। तो कितनी सीटें इस बार लग रहा है? 11 में जीतेंगे? हम लोग भाजपा से ज्यादा सीट लाएंगे इस बार, क्योंकि हम लोग ये देख रहे हैं जब से छत्तीसगढ़ अलग राज्य बना है, जैसे आपकी अजीत जोगी की सरकार रही, फिर 5 साल भूपेश जोगी, लेकिन लोकसभा चुनाव में पता नहीं जनता कभी यहाँ पे आपको 2-3 से ज्यादा सीट ही नहीं दी। उस समय की जो स्थिति थी, उस समय अजीत जोगी जो थी, जो कहा जाए तो भाजपा के बी टीम के तौर पे वहाँ का काम का हमको नुकसान हमको पहुंचाती थी वो। और उनके जाने के बाद हमारे छत्तीसगढ़ में सरकार भी आई है, ये चीज भी आपने देखा होगा। देखा, हाँ बिल्कुल। तो वही चीज है कि जब वो हटे तो अब उसके बाद से हमारा लोकसभा चुनाव है, तो हम बिल्कुल इसमें बीजेपी 19 में भी बड़ी कम रही, 2 ही सीटें रही थी। नहीं, तो जैसे 2 जगह थी जहाँ पर मार्जिन ज्यादा नहीं था, थोड़ा ही मार्जिन था, तो उसमें हम लोग खींच लेंगे इस बार। लेकिन आपको इस बार हम लोग लाएंगे इस बार कम से कम 7 से 8। अच्छा, एक जो जनता ने हमसे कहा कि ज्योत्सना महंत उतनी सक्रिय नहीं रही 5 साल, इस आरोप पे क्या गलत बात है। एक्चुअल में ये बीजेपी का बनाया हुआ एक बोला जाए प्रोपोगंडा है। किस तरीके का प्रोपोगंडा ये भी बता दे रहा हूँ। ये केवल बीजेपी के लोग बोल रहे हैं कि ज्योत्सना महंत क्षेत्र में बिल्कुल सक्रिय नहीं रहे। हम तो ये बोलेंगे सरोज पांडे को आज यहाँ कैंडिडेट बनाया है, 3 साल से वो यहाँ की पालक सांसद है, आज तक उन्होंने एक सीसी रोड नहीं दे पाए, एक रोड नहीं दे पाया, एक पत्र नहीं लिख पाया कोरबा के लिए। लेकिन यही सांसद मैडम जिन्होंने हमारे कोरबा के लिए मेडिकल कॉलेज लाया, यही सांसद मैडम है जिन्होंने आज भाजपा ESIC हॉस्पिटल है। उसके बाद बोलेंगे तो हमारे बाकी मोगरा क्षेत्र, कोरबा क्षेत्र का 2 स्टेशन है, गेवरा स्टेशन है, कोरबा स्टेशन। आज तक एक भी भाजपाई सड़क पर नहीं निकले कि रेलवे के यहाँ ट्रेनें पूरी बंद क्यों की गई। तो लेकिन आज उस चीज के लिए आंदोलन किया हमने, सांसद मैडम ने उस चीज को लोकसभा में कम से कम 3 से 4 बार उठाया, आवाज बुलंद किया। तो ये हमारी मैडम लगातार सक्रिय, ये बीजेपी का फैलाया हुआ एक प्रोपेगेंडा है। चलिए जी सर, नमस्ते, क्या नाम है आपका? श्रवण साहू। श्रवण जी, राजनीति तो होती रहेगी अनंत काल तक। ये जो यहाँ पे कोयले की
भरमार वाली हवा उड़ती है, इसको लेके यहाँ की जनता क्यों सब भाजपा कांग्रेस सब एक हो जाएं पार्टियां और कहें कि साफ हवा हमारा अधिकार है और बिल्कुल सड़क पे उतरें, कोर्ट में जाएं, सरकारों पे दबाव डलाएं, क्योंकि ये तो बड़ी विषम स्थिति है। हम लोग पूरा ऐसे चेहरा ढके हुए थे, 10 मिनट वहां खड़े हुए, उसने में खड़े होना दूभर था। देखो, पर्यावरण की समस्या विकराल रूप धारण करती जा रही है। कोयला ही नहीं, राखड़ भी है। लाखड़, राखड़, 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 हाँ भाई, कोयले की ऐश ना। हाँ, राखड़, हाँ। आपको इधर शहर में मिलेगा राखड़, उधर जाएंगे दीपका साइड आपको मिलेगा कोयले का डर। ये डस्ट तो दोनों खत्म नहीं हो सकता। कारण स्पष्ट है, आप विकास चाहिए, औद्योगिक इकाई चाहिए, तो आपको विनाश तो थोड़ा बहुत झेलना पड़ेगा। पर विकसित देशों में हमने देखा है कि कोयले की राख के निस्तारण के बेहतर तरीके हैं, ज्यादा वहां पर वृक्ष लगाए जा रहे हैं, पानी के जरिए उनको बिठाया जा रहा है, कवर रखा जा रहा है। यहाँ तो सब खुले में उड़ रहा है सब। नहीं, अभी की स्थिति में बहुत कम हो गया है। पहले और ज्यादा था। पहले और ज्यादा था। ये कितने सालों से कम हुआ है? ये पिछले 10 सालों से कम हुआ। नहीं तो पहले तो राखड़ एक हवा चलती थी पूरा शहर पड़ जाता था, पूरे शहर में राख हो जाती थी। पूरे शहर में राख, समझे ना। उस स्थिति में आप निकल नहीं सकते थे घर से बाहर। तो ये बदतर से बद के और कुछ कम खराब कैसे हुई? क्या ऐसा हुआ 10 साल में? 10 साल में ऐसा हुआ कि इसको लगातार यहाँ की पब्लिक और जनप्रतिनिधि वो किसी भी दल का रहा हो इस मुद्दे को उठाता रहा है, तो आधुनिक तरीके अपनाते गए और जैसे जैसे आधुनिक तरीके अपना रहे हैं वैसे वैसे कम होते जा रहा है। अच्छा, थोड़ा जो बाहर के दर्शक उनको बता भी दें कि यहाँ पे राखड़ क्यों है, ऐसे क्या कोयले की खदानें हैं? कोयले की खदान तो है ही है। राखड़ इसलिए है कि यहाँ बिजली प्लांट है जो कोयले से चलते हैं। हाँ, कोयले। कौन कौन से बिजली प्लांट हैं? यहाँ CSEB के 2 प्लांट हैं। CSEB के ये क्या होता है? छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत बोर्ड। अच्छा, वो अपनी बिजली खुद बनाते हैं। हाँ, उसलिए। और NTPC के 2 प्लांट है। थर्मल पावर कॉर्पोरेशन, हाँ, नेशनल है। हाँ, NTPC के प्लांट। हाँ, और उसके अलावा लेंको है। लेंको, हाँ, क्या फुल फॉर्म है इसका? लेंको का लेंको अमरकंटक पावर प्रोजेक्ट है वो, और उसको अडानी ग्रुप ने ले लिया। अडानी ग्रुप के पास है। हाँ, और बाल्को भी है। बाल्को का अपना प्लांट है। वो क्या एल्युमिनियम बनाते हैं? एल्युमिनियम के साथ बिजली बनाते हैं। बिजली बनाते हैं। हाँ, तो सब लोग यहीं की खदानों से कोयला ले रहे हैं, बिजली बना रहे हैं, जो पूरे देश में जा रही है। क्या बिजली कैसी आती है कोरबा में? बिजली की तो उससे समस्या नहीं है, बिजली की समस्या, प्रदूषण की समस्या है। प्रदूषण की समस्या। और क्या मुद्दा है यहाँ का सर? यहाँ का मुद्दा आप क्या है? सबसे बड़ी चीज है, कोई भी जनप्रतिनिधि है किसी भी दल का, बोलते जरूर। भाई साहब, अभी आऊंगा आपके पास, सुनने ही आया हूँ आपको, पर एक बार में एक व्यक्ति। हाँ, कोई भी जनप्रतिनिधि रहे और किसी भी दल का रहे, बोलता जरूर है ये करूंगा, पर 5 साल के बाद वो क्या किया है खुद उसको नहीं मालूम रहता है। अब इसमें आप समझ लीजिए, कोई वादा पूरा नहीं करता। नहीं, सब भाजपाई कांग्रेसी सब ऐसी वादा करके चले जाते हैं। सब। रही बात मेडिकल कॉलेज की, तो मेडिकल कॉलेज सेंट्रल गवर्नमेंट की योजना के तहत आया, यहाँ पे आ गया है मेडिकल। हाँ, चालू हो गया। अच्छा, जो ये भाई साहब जुड़ा रहे थे मेडिकल कॉलेज, ये कह रहे हैं पत्रकार महोदय की सेंट्रल की योजना के तहत आया है। तो सेंट्रल जब तक मैडम जब मांग नहीं करेगी, सांसद मांगेगी, मांगेगा, ये कह रहे हैं। ऐसा नहीं, हाँ। मोदी सरकार ने कुछ जिला मुख्यालयों में तय किया था कि हम यहाँ मेडिकल कॉलेज देंगे। कोई मांग नहीं थी, मांग तो बहुत पहले थी, डॉक्टर साहब के समय थी। अरे यार, मेडिकल कॉलेज का नाम क्या है उनसे पूछिए। मेडिकल कॉलेज का नाम क्या है पूछिए। हाँ, नहीं ठीक है, थोड़ा। हाँ, कह रहे हैं नाम क्या है मेडिकल कॉलेज का? डॉक्टर बिसाऊदास महंत के नाम से रखा गया है। ये कौन है? ये यहाँ के सांसद के ससुर और छत्तीसगढ़ के चरणदास महंत के पिताजी थी, और छत्तीसगढ़ के बहुत अच्छे नेता थे। मैं उनके बारे में कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता, कारण मैंने उनको देखा नहीं। जिसको देखे नहीं उसके बारे में कोई टिप्पणी। तब तो इन लोगों ने भी नहीं देखा होगा, ये तो आपसे उम्र में बहुत कम लग रहे हैं। उनकी बात अलग है भैया। अरे सुन लो यार थोड़ा। अभी भाजपाइयों खड़ा करूंगा बगल में, फिर दोनों लोग आपस से एकदम, है ना। अच्छा, दूसरा ये बताइए सर, यहाँ पे जब मैं आया तो मैंने जब टैली देख रहा था विधानसभा की, तो 35 कांग्रेस, 54 भाजपा और 1 गोंडवाना गणतंत्र पार्टी पालिताना वाली सीट पे। जरा गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के बारे में बताइए, और ये गोंड बेल्ट कहाँ से कहाँ तक है ये थोड़ा समझा दीजिए। क्या है, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के संस्थापक हीरा सिंह मरकाम ने अपनी राजनीति की शुरुआत भाजपा से की थी। किस साल की बात है ये करीब मेरे हिसाब से 94 के आसपास की थी। हीरा सिंह मरकाम। हाँ, क्या है, अभी फिक्स डेट तो नहीं बता सकता मैं,
पर मैं 94 के आसपास, लमसम। हाँ लमसम उन्होंने शुरू की थी। और उसके बाद भाजपा से इस्तीफा देकर उन्होंने गोंडवाना लैंड की स्थापना को लेकर, गोंडवाना लैंड, हाँ, क्या संकल्पना है गोंडवाना लैंड की, बताइए। छत्तीसगढ़ का कुछ हिस्सा जो गोड़ बाहुल है, आपका कौन कौन से जिले हैं? कोरबा जिला, कोरिया जिला। आप बैठना चाहेंगे क्या? मैं सुन नहीं ले नहीं लूं? नहीं नहीं ठीक। जी हाँ बताइए। कोरबा जिला, कोरिया जिला, सरगुजा जिला, कुछ बिलासपुर जिले का हिस्सा, कोरिया, सरगुजा, बिलासपुर, हाँ, हाँ, मंडला, मंडला, ये तो एमपी शुरू हो गया। मंडला, हाँ मंडला एमपी, बालाघाट, ये मरवाही पार करके उधर से हाँ, जो शुरू हो जाता है। हाँ, मंडला, बालाघाट, आपका शहडोल, वो जो गोल्ड बेल्ट का एरिया ये था इनका। ये पूरा गोंड बेल्ट। हाँ, इधर भी आ जाइए आप, महाराष्ट्र में भी कुछ हिस्सा गोंदिया के आसपास का, भंडारा गोंदिया वाला, हाँ, वहाँ का भी कुछ हिस्सा उन्होंने जोड़ा था। इन सब में गोंड आदिवासियों की संख्या हाँ, है। हाँ, उसको लेके उन्होंने गोंडवाना लैंड की परिकल्पना की थी। अच्छा, उसी के आधार पे उन्होंने गोंडवाना गणतंत्र पार्टी का गठन किया। ये वहाँ पे भी सक्रिय है, शहडोल, हाँ, बालाघाट, हाँ, मंडला में। हीरा सिंह मरकाम जब तक जिंदा थे तब तक सक्रिय। क्या जुझारू नेता थे? बहुत जुझारू। हाँ, विधायक भी रहे हैं? विधायक रहे, और सांसदी तो हर बार लड़ते थे। सांसद ही लड़ते थे। मैं देख रहा था कभी 30,000 वोट, कभी 52,000 वोट पर। पाली थाना खार उनका बेल्ट है। हाँ, गोड़ बाहुल है पूरा, वो उनका बेल्ट। अच्छा, जब मैं 2019 की टैली देख रहा था सर, तो मैंने देखा कि ये ज्योत्सना महंत लगभग सब जगह से हारी, हाँ, पर उसे एक सीट से 60-62 हजार की लीड थी उनकी। अब उस बारे में मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, सिर्फ इतना ही बोलूंगा, राजनीतिक समीकरण कैसे होते हैं ये आप भी समझते हैं। अरे पत्रकारों को तो सर थोड़ा बताना चाहिए, देश की जनता देख रही है। नहीं, मत बोलो, आप कुछ चीजें ऐसी रहती अरे बोल दीजिए सर। पर्दे में रहने दो, पर्दे के अंदर। अरे प्लीज सर, नहीं, थोड़ा हिंट कर दो। ना। अरे सर प्लीज, जल्द से माइक बंद कर लोगे तो बता दूंगा। कान में बता दीजिए, हम थोड़ा फिर हम बोल देंगे सूत्रों के हवाले से। नहीं, क्या होता है, कुछ चीजें अंडरस्टूड रहती है, उसको उसी में रहने दो। क्या उनके मरकाम और महंत के बीच कोई साझेदारी हो गई थी? हो सकता है, मैं कह नहीं सकता, पर हो सकता है। कितना क्यूट हो सर आप। क्या है, राजनीति ऐसी है कि बोलते हैं ना, वो दुश्मनी नहीं होती और दोस्ती भी नहीं होती। हाँ, और कब किससे गले मिल जाए कोई ठिकाना नहीं। कोई ठिकाना नहीं है। ये भी सही है। अब बोलिए। हाँ, हम लोग देखते हैं जो लोग दिन रात भाजपा का विरोध कर रहे हैं वो भाजपा में शामिल हो जाते हैं, जो दिन रात भाजपा में है वो उधर पार्टी में चले जाते हैं। हाँ, वो नियम है। नियम है। क्या है, आज की राजनीति सेवा की नहीं रहेगी, सौदे की रहेगी। सौदे की राजनीति, सेवा नहीं सौदा। सौदा। आप चाहे यहाँ देखो चाहे नेशनल कहीं भी देख लो, सब जगह भैया। जब आपका जमाना शुरू हुआ था, जमाना तो अभी भी आपका चल रहा है, जब आप जवान थे, ज्यादा जवान थे। मैं एक किस्सा सुनाता हूँ। सुनाइए साहब। उस समय मैं 8वीं या 9वीं पढ़ता था। कौन से साल की बात होगी? सन 77, इमरजेंसी के बाद चुनाव हुआ था। निरंजन केसरवानी सांसद का चुनाव लड़ रहे थे और उन्होंने चुनाव जीता। उन्हें छत्तीसगढ़ का शेर भी कहा जाता था उस समय। सुन रहा हूँ मैं। हाँ। 1989 में 79 में अकाल पड़ा छत्तीसगढ़ में, बहुत बड़ा, जिसमें बिलासपुर जिला भी शामिल था। उस समय चौधरी चरण सिंह प्रधानमंत्री थे। बिलासपुर आए थे वो, और कमिश्नर के हाल में मीटिंग चल रही थी। उस मीटिंग में उन्होंने एक शब्द बोला था कि अगर इस जिले के लिए पैसा नहीं दोगे तो आप जिंदा वापस नहीं जाओगे। उसके बाद बिलासपुर सीट आरक्षित हो गई। और यही वो राजनीति है जिसकी तरफ आप इशारा करते हो। बस समझ लीजिए, क्योंकि वो दबंग नेता थे। अच्छा, कई लोगों ने मुझे ये भी कहा कि जो कोरबा सीट है 2008 के बाद, उसका अगर आप परसीमन देखें समझेंगे तो उसमें आपको अजीत जोगी की भी छाप नजर आएगी। ऐसा कुछ है क्या? कोरबा लोकसभा में? हाँ। नहीं, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं। देखिए, पहले कोरबा जांजगीर लोकसभा में जाता था। कोरबा खुद की विधानसभा नहीं थी, कटघोरा थी, समझे ना। जब 2008 में परसीमन हुआ तो कोरबा बना। कोरबा पहले 3 विधानसभा थी, अब 4 विधानसभा हुई। और कोरबा लोकसभा को जब एमपी से छत्तीसगढ़ अलग हुआ तो हमारे यहाँ की 2 विधानसभा
मनीनगढ़ और बैकुंठपुर ये जाती थी सीधी लोकसभा क्षेत्र में। अच्छा, मध्य प्रदेश का सीधी। हाँ, क्योंकि उसमें छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश एक था। जैसे ये कोरबा मरवाही सीट भी यहीं आती है, तो हम लोगों ने पहली बार मरवाही सीट को राजनीतिक मानचित्र पे देखा, क्योंकि यहाँ से अजीत जोगी चुनाव लड़ते थे। पर अब हम देख रहे हैं कि अजीत जोगी पहले भौर सिंह पुरते के लड़ते थे। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ उनके पहले कोई लड़ता नहीं था, पर मैं कह रहा हूँ एक नेशनल प्रोमिनेंस। हाँ। एक होता है ना, कोई बड़ा नेता किसी सीट से चुनाव लड़ता है, जैसे भूपेश बघेल पाटन से लड़े तो हम लोगों को सीट याद हो गई, कवर्धा से रमन सिंह लड़े तो याद हो गई। डॉक्टर भौर सिंह पुरते उससे बड़े नेता थे। अच्छा, तो हम लोगों का कम ज्ञान होगा। हाँ, क्योंकि आज समय खत्म हो गए। अच्छा, मुझे मैं ये पूछ रहा हूँ कि जैसे मरवाही हम लोगों ने अजीत जोगी की वजह से जानी, अब अजीत जोगी, उनके परिवार, उनकी पार्टी की राजनीति बिल्कुल खत्म सी दिख रही है न्यूमेरिक। क्या वजह है इसकी? खुद का जनाधार उनके लड़के का नहीं रहा। जो कुछ था जोगी जी अपने दम पे चला रहे थे। उनके बाद उनकी पार्टी के जितने भी नेता थे। क्या था ऐसा अजीत जोगी में जो वो चल रहा था और अमित जोगी नहीं कर पाए? थोड़ा वो समझाएंगे। अजीत जोगी में एक खासियत थी, उसमें पब्लिक को बांधने की क्षमता थी। एक जादूगर था वो। कैसे बांधता था? शब्दों के बाण से, शब्दों के बाण से मुद्दे उठाने जानता था। भले काम हो या ना हो, पर मैं कहाँ क्या करना हूँ अच्छी तरीके से। अमित जोगी को ही नहीं आता। नहीं, राजनीति की समझ उनसे ज्यादा मेरे हिसाब से आज की डेट में तो कोई राजनीतिक नहीं है छत्तीसगढ़ में। अच्छा, एक चीज और ये बताइए, आखिरी सवाल है आपसे, कि यहाँ पे जैसे भाजपा में इन्होंने बताया, वो भाई साहब ने, कि अमित शाह आए, विष्णुदेव साय, कांग्रेस की और जो दूसरे कद्दावर नेता हैं जैसे भूपेश बघेल, वो यहाँ पे प्रचार करने आए कि नहीं? बघेल नामांकन के दिन, नामांकन के लिए। हाँ, और कल हमारे प्रियंका मैडम का प्रोग्राम है मनेंद्रगढ़ में, कोरबा लोकसभा। नहीं, अब तो राजनांदगांव में हो गया तो वो लोग कैंप कर सकते थे। सचिन पायलट आए थे कांग्रेस की तरफ से। अच्छा, परसों यहाँ थे सचिन पायलट, रजगामार में थे, और भूपेश बघेल जी नामांकन के दिन आए थे, और प्रियंका गांधी जी का कल प्रोग्राम मनेंद्रगढ़। नहीं, जैसे मैं इसलिए पूछा कि राजनांदगांव जैसे पोलिंग हो गई उनकी सीट में, उसके बाद ऐसा नहीं हुआ कि यहाँ के कैंप किया गया हो? सारे अभी रायगढ़ में है भूपेश बघेल जी, वो फिर अब इधर स्विच अच्छा, ये 3 अगल बगल लोकसभा है, रायगढ़, जांजगीर चांपा और सीट है। हाँ, तो कम्प्लीटली इसमें रायगढ़ और जांजगीर चांपा सुरक्षित हैं अनुसूचित जाति के लिए। नहीं, रायगढ़ अनुसूचित जनजाति। अच्छा, रायगढ़ एसटी के लिए है और जांजगीर चांपा एससी के लिए सुरक्षित, ठीक, और कोरबा अनारक्षित है। अच्छा, आप कहाँ से आए नौजवान? हो गया भाई साहब। जी, बहुत बहुत एक शब्द उसमें गोंडवाना गणतंत्र पार्टी बोलना था कि हीरा सिंह मरकाम के बाद उनके लड़के तुलेश्वर सिंह मरकाम जो विधायक हैं, हाँ, जो विधायक, उसी राजनीति को आगे बढ़ा रहे हैं। गोंड राजनीति। हाँ, बस ठीक, धन्यवाद जी। अरे पीछे क्यों हट रहे हो भाई? हाँ, युवा भाग रहे हैं, बताइए। हाँ, क्या नाम है आपका? शायान आलम। शायान आलम। शायान आलम। शायान आलम, क्या करते हो शायान आलम? जी, अभी मैं स्टूडेंट ही हूँ, गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहा हूँ। एक बात बताओ, मैं जब भी जहाँ जिस भी जिले में जाता हूँ, मुझे सरकारी नौकरियों की तैयारी करने वाले खूब मिलते हैं। इतना चाह क्यों है सरकारी नौकरियों को लेकर, स्वरोजगार को लेकर इतना क्यों नहीं है? क्योंकि सिक्योरिटी है, गवर्नमेंट सेंस ऑफ सिक्योरिटी, सिक्योरिटी है। अब प्राइवेट नौकरी, यहाँ का कल्चर जैसे कंप्यूटर साइंस में उतना इन्वॉल्व नहीं है, लेकिन वही साउथ में देखते हैं तो देखते हैं कि हाँ, वहाँ पे बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस है। वोकेशनल कोर्स, हाँ, अलग अलग कोर्स जो है। अच्छा, क्या है मुद्दा कोरबा का? सर, पूरे कोरबा का तो, पर जो मुझे लगता है, जो 2 प्रॉब्लम मुझे बहुत बड़ी नजर आती है, एक तो ये पॉल्यूशन, दूसरा कि सर यहाँ स्टेशन जाना थोड़ा सा बहुत मुश्किल पड़ता है। ये मुझे पड़ सकता है, अब जरूरी नहीं है कि हर किसी के लिए हो। स्टेशन जाना मुश्किल? रेलवे स्टेशन जाना सर एकदम घूम के जाना पड़ता है। अरे, तो बड़ा हाइपर लोकल मुद्दा है। जबकि मेरे घर से मुश्किल 1 किलोमीटर दूर है। ब्रिज चाहिए क्या आपको? एक रेलवे अंडरग्राउंड ब्रिज दे दे। अंडरग्राउंड चाहिए, ओवर ले लो, कोई भी ले लो। हो गया बन रहा है वो। अप्रूव हो गया है, सर पेपर में आ रहे हैं, लोग बताते हैं बना हुआ है, ओवर ब्रिज तो बना हुआ है, जानकारी का अभाव है। शायान आलम, तुम जानकारी लाओ यार। ओवर ब्रिज बहुत काफी समय से, मतलब इस पे तो भाजपा कांग्रेसी एक स्वर में कह रहे हैं कि है। ओवर ब्रिज पुराने कार्यकाल में बना हुआ है, जो बना हुआ है, ट्रैफिक की ब्लेम करना, जो बना हुआ समस्या है अभी। कहीं से डोसे की खुशबू आ रही है सामने। वाह, मेरा कहना है सर, मेरा कहना है कि डोसा खाया जाए। कितना चर्चा करेंगे। हाँ भाई, आप लोग कहाँ से आए? मैं कोरबा से ही हूँ। क्या नाम है? आशीष मैनन। क्या करते हो? सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ बैंगलोर में। क्या मुद्दा है, क्या लग रहा है, किसकी हवा है यहाँ पे? पॉल्यूशन सबसे बड़ा मुद्दा है। इंसान यहाँ से आप कोरबा, चांपा
जाने के रास्ते में 2 व्हीलर में अकेले आप जा नहीं सकते। ये लल्लन टॉप को मैं सामने से बता रहा हूँ, अगर आप 2 व्हीलर में यहाँ से जाने की कोशिश करेंगे राखड़ पड़ेगा और आप वहीं गिर जाएंगे। जो यहाँ के ग्रामीण हैं चांपा से इधर आते हैं, उनके पास चांपा से कोरबा के बीच में कोई हॉस्पिटल नहीं है। किसी को हार्ट अटैक अगर चांपा के आसपास आए वो कोरबा आते आते ही मर जाएगा, कोई सोल्यूशन नहीं है। ये है यहाँ का असली मुद्दा। पॉल्यूशन है एक मुद्दा। अगर यहाँ हसदेव काटने की बात है तो बड़ी बड़ी कंपनीज काटने आ रही है, पर हॉस्पिटल बनाने कोई नहीं आ रहा है। ये है एक्चुअल मुद्दा। ये जो यहाँ इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, लैंको, बाल्को, एनटीपीसी, अडानी, इन्होंने कुछ कोरबा के लिए अस्पताल, स्कूल कुछ किया है? कुछ एसईसीएल ने अपने एम्प्लॉयज के लिए किया है, वेदांता ने अपने एम्प्लॉयज के लिए किया है। एम्प्लॉयज नहीं, शहर की जनता के लिए उसका उतना खास मुझे आइडिया नहीं है, क्योंकि मैं अपोजिट साइड रहता हूँ। खासकर कोरबा का क्षेत्र उधर भी है, पर उधर तो ऐसा कुछ नहीं है सर। नहीं हुआ। चलिए, आप पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, आपने मुद्दे उठाए। हाँ भाई, क्या नाम है? सागर। सागर, क्या करते हो? सॉफ्टवेयर इंजीनियर। सॉफ्टवेयर। अरे अरे, स्टूल ना गिराओ यार नौजवान। किसकी हवा लग रही है यहाँ? सर आइडिया नहीं है पॉलिटिक्स का। वोट डालने जाते हो? हाँ सर, वोट डालने जाता हूँ। किसको सपोर्ट करते हो? सर ऐसे कोई प्रॉपर के पार्टी नहीं जिसको सपोर्ट करता हूँ। फिर कैसे तय करते हो किसको वोट दोगे? मुद्दे देख के। क्या मुद्दा देख रहे हो? अपना मुद्दा देख के कि क्या है हमको तुम्हारा इस चाहिए। बार कौन सा मुद्दा है जो तुम्हें सागर को प्रभावित करने वाला? सर मैं कुछ मुंडा से आता हूँ। आप किस साइड से हैं? मतलब मैं बिलासपुर से आया हूँ। पाली होते हुए? हाँ, पाली होते हुए। तो आप गेवरा होते हुए आए होंगे। हाँ। आपको कुछ मुंडा रोड नहीं आए होंगे, आपको धूल इतना दिखा होगा। दोनों पार्टी आई, कोई धूल का कमी नहीं है। उसके बाद फिर गेवरा जो स्टेशन है, रेलवे स्टेशन है, वहाँ पे पहले हर 2-3 घंटे में एक ट्रेन थी, अब सिर्फ एक ट्रेन आती है पूरे दिन भर में, और कोई कनेक्टिविटी नहीं है, और उसकी भी टाइमिंग्स नहीं है, जिसपे कोई भी ध्यान नहीं देता है। और धूल की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। मतलब कोई भी ऐसा नहीं है कि जो कोई भी पार्टी का आता है, अपोजिट पार्टी वाले विरोध करते हैं कि धूल है, लेकिन जब खुद की पार्टी आती है तो कोई धूल कम करने के लिए प्रदूषण है बड़ा। हाँ भाई देवेश जी, सभी पक्ष हो गए हैं? हाँ, ये देवेश जी हमारे इंडिया टुडे के करेस्पॉन्डेंट हैं। ये आपको इंडिया टुडे के यूट्यूब चैनल पे लगातार देखेंगे। बगल का जांजगीर चांपा है, वहाँ के रहने वाले हैं, कवि हृदय हैं। और तो तारीफ नहीं करनी? चलिए, अब ये बातचीत यहीं पे रोकते हैं। आज हम दोपहर में एक गांव गए थे, उस गांव का नाम है छुरी कला। वहां पे रेशम को बनते देखा, रेशम के धागे को। हसदेव वाले मुद्दे पे हम लगातार बात कर रहे हैं। अभी एक मास्टर क्लास रिलीज कर रहे हैं, उसमें आलोक पुतुल जी आए थे, उन्होंने विस्तार से बताया है। अभी भी यहाँ पे चर्चा हुई है, आप लोग भी चर्चा कर रहे हैं। हाँ, वो एक बड़ा मुद्दा है, और ये पर्यावरण को लेकर जो बड़ी चिंताएं हैं उसको लेकर। जी, क्या कह रहे हैं? अमित शाह जी आए थे कटघोरा में, उनका खुद मानना था कि आज वो जो गर्मी थी वहाँ, वो काफी हाई टेम्परेचर, लगभग 45 से 46 डिग्री है वो। इसका सबसे बड़ा कारण है कि इस क्षेत्र, चूंकि कोरबा लोकसभा क्षेत्र में हसदो अरण्य क्षेत्र पड़ता है, बहुत बड़े मात्रा में यहाँ हसदो जंगलों की कटाई हुई है, और यहाँ तापमान बढ़ने का सबसे बड़ा कारण है कि हसदो जंगलों के अंदर जो कटाई हो रही है। फेफड़े हैं वो उस इलाके के, अगर वो बचे रहेंगे, पूरे भारतवर्ष का फेफड़ा है वो, लंग्स बोला जाता है। अगर उसको हम नहीं बचाएंगे तो आज जो गर्मी है वो निश्चित ही, आज जो 46-47 है वो निश्चित ही 50 के पार हो जाएगी वो। और धरातल स्तर पर देखेंगे तो एक साइड हमारा माइंस तो है ही है, गेवरा द्वीप का ये एक साइड माइंस ही है, दूसरा साइड हमारा ये हसदेव जो जंगल बचा हुआ है उसको भी ये लोग काटे पड़े हैं। लगातार आंदोलन भी कर रहे हैं हम लोग। हमारी सरकार तो उस समय बंद थी, फिर उसके बाद जैसे ही बीजेपी गवर्नमेंट आई इतना सिंपल नहीं है ये, हमको मत दीजिए, ठीक है? मनमोहन सिंह और रमन सिंह थे तब भी परमिशन मिली, नरेंद्र मोदी और भूपेश बघेल थे तब भी परमिशन मिली। पूरा लंबा कच्चा चिट्ठा है, ठीक है? हसदेव के जंगलों को लेके भाजपा और कांग्रेस वाले कोई मासूम होने का दावा ना करे, ठीक है? ये टीवी वाली डिबेट नहीं है। हाँ, दोनों सरकारों ने वहां पे परमिशंस दी हैं, इसको लेके हमको मत बताइए, ठीक है? वही मैं कह रहा हूँ, जो सत्ता में होता है वो चुप्पी साधता है, जो विपक्ष में होता है वो आंदोलन का स्वर उठाता है। वो हमने देखा है 5 साल, और रिपोर्ट्स की भरमार है, ठीक है? मैंने कहा ना, भाजपा और कांग्रेस कोई इससे मुक्त नहीं है हसदेव में। एक विषय और है, जैसे यहाँ पे जितने उपक्रम है, बाल्को है, एनटीपीसी है, सीएसबी है, लेंको है और माइंस एरिया है, लेकिन यहाँ स्थानीयों का जो मेन स्थानीय लोकल है, जो भू स्थापित है, और जो यहाँ के बेरोजगार हैं, जो युवा पढ़े लिखे शिक्षित है, उन लोग के लिए यहाँ पे रोजगार की कोई व्यवस्था नहीं है। अगर यहाँ पे बाल्को अगर अपना वैकेंसी निकालता है कि एनटीपीसी अपना वैकेंसी निकालता है, तो वो
अदर स्टेट में अपना वैकेंसी ओपन करेगा, वहां से स्किल सेट मैच करता है यहाँ के लोगों से, स्किल सेट भी सिखाना होगा ना। तो आप लोगों का आंदोलन इसको लेके होना चाहिए। इसके लिए आंदोलन करते हैं। नहीं, मैंने कहा कि वहाँ की ITI और पॉलिटेक्निक खुले जो लोकल इंडस्ट्री के स्किल सेट से मैच करें। जी जी, ये आप जो बोल रहे हो ना, यहाँ के जो लोकल जो पढ़े लिखे व्यक्ति हैं और लड़के हैं, यूथ हैं, वो बाहर से पढ़ के आ जा रहे हैं, लेकिन यहाँ उनको नौकरी नहीं मिल रही है, सबसे बड़ी चीज। और यहाँ तो आप लोगों की क्या मांग है कि लोकल को प्रेफरेंस दें? क्योंकि हरियाणा में इस तरह का एक आया था कि स्थानीय के लिए आरक्षण, लेकिन वो हाईकोर्ट से खारिज हो गया। नहीं, लगातार लड़ते हैं सर जी, लेकिन होता क्या है कि हम लोग को जेल में डाल दिया जाता है, जेल में भेज देते हैं। एक और कारण है कि आज जो भारत के जो मुखिया हैं नरेंद्र मोदी जी, वो कह रहे हैं लगातार कि हम ST SC OBC के रिजर्वेशन को खत्म नहीं कर रहे हैं। लेकिन आप कोई भी उपक्रम को अगर प्राइवेट कर दे रहे हो तो वहाँ रिजर्वेशन की पॉलिसी जो है लागू नहीं होती, और वहाँ हम RTI के नियम को भी लागू नहीं कर सकते। तो ये क्या है, वो इनडायरेक्ट जो है इनके जो हक अधिकार है उनको छीन रहे हैं। वो आप कह रहे हो जैसे जैसे प्राइवेटाइजेशन बढ़ेगा वैसे वैसे रिजर्वेशन का दायरा घटेगा। हाँ, स्वाभाविक सी बात। क्या नाम है आपका? रजनीश। राजेश? रजनीश क्या करते हो? रेलवे में जॉब करते हो। रेलवे में जॉब करते हो? फिर तो तुम कुछ मत बोलना, मुझे ध्यान आ गया। हमको टुंडला में कुछ रेलवे के ड्राइवर लोग मिले थे यूपी की यात्रा में, नहीं उसकी यूपी की यात्रा में। उन्होंने बोल दिया कि हमने यहाँ ट्रेन रोकी, हमने ये किया वो किया। उनको अगले दिन मेमो आ गया, वीडियो पब्लिश हुआ, क्योंकि सरकारी कर्मचारियों के बड़े अनुशासन होते हैं। हाँ भाई, आपका क्या नाम है? सवाई सिंह ठाकुर नाम। क्या करते हो? मैं जॉब करता हूँ ड्राइवर में, माइक्रो फाइनेंस कंपनी। क्या लग रहा है माहौल यहाँ का? कोरबा में इस बार बीजेपी आई। क्या वजह है इसकी, आपको क्यों लगती है? कि जो पहले यहाँ सांसद रहे हैं उन्होंने उतना डेवलपमेंट नहीं किया जितना करना चाहिए। क्योंकि कितने टाइम से हो आप यहीं के रहने वाले हो? मैं 3 साल से हूँ, मध्य प्रदेश रहने वाला हूँ। देवास कंस्टिट्यूंसी आती है हमारी लोकसभा, और 8 विधानसभा है मेरी। तो मैं 3 साल से हूँ यहाँ पे। और मालवा से यहाँ आ गए? हाँ, 3 साल से हूँ यहाँ पे। एक माइक्रो उसमें एरिया मैनेजर हूँ, यहाँ की 16 ब्रांच में देखता हूँ। तो मैक्सिमम जो जिले हैं यहाँ के मैं घुमा हूँ, और ग्राउंड लेवल मतलब गाँव तक भी हम जाते हैं। क्या मुद्दे आपको सुनाई दे रहे हैं गाँव में? जो मूलभूत सुविधाएं जैसे कि रोटी कपड़ा मकान जो होती है लोगों की, वो यहाँ पे चाहे बीजेपी सरकार रही हो चाहे कांग्रेस सरकार रही हो, जो एक यहाँ के जो मुख्य लोग हैं, मतलब जो ग्राम में बसते हैं, उनको उनकी सुविधाएं नहीं मिल पाई आज तक। आज भी गांव में लोग मकान की, अरे जाम खुलवा दो यार, जाम लगा हुआ है। हाँ, आज भी लोगों को घर पे मतलब रहने के लिए मकान नहीं बन पाए उनके। देवास की तुलना में यहाँ कितना आगे या पीछे लगता है आपको? मध्य प्रदेश की तुलना में जैसे हमारा मालवा क्षेत्र के बारे में बताया तो 60-70% का डिफरेंट है। जहाँ वहाँ 100 अगर देखा जाए तो 70% है पीछे। गाँव को देखा जाए तो शहरों से चकाचौंध है यहाँ पे देवास इतना। कोरबा में देखा जाए तो, लेकिन अगर हम एकदम ग्रामीण क्षेत्र में रूरल में चले जाएंगे तो वहाँ बहुत डिफरेंट है। जैसे ये अभी बोल रहे थे आरक्षण, गांव में जब आप घूम रहे हो तो आपको आरक्षण को लेके कुछ सुनाई दे रहा है? आरक्षण का कोई मुद्दा नहीं है, लोगों को संविधान को लेके कुछ ऐसा कोई मुद्दा नहीं है। मुद्दा भाजपा कांग्रेस पे लड़े जा रहे हैं, संविधान बचाएंगे नहीं बचाएंगे, आरक्षण रखेंगे नहीं रखेंगे। व्यक्ति अगर पढ़ लिख लेगा तो आरक्षण का मुद्दा सामने नहीं आएगा। नौकरी प्राइवेट सेक्टर में जाएगा, कहीं भी जाएगा, नौकरी करेगा। मैं भी यहाँ कमा रहा हूँ 3 साल से, मैं 2010 से नौकरी कर रहा हूँ। तो ऐसा नहीं है कि मैं जब 2010 में नौकरी लगी थी उस टाइम कांग्रेस सरकार थी, गवर्नमेंट जॉब नहीं लगी क्योंकि मैं उतना पढ़ा लिखा नहीं हूँ। मैंने उस टाइम 12वीं किया था, फिर मैंने जॉब लगने के बाद ग्रेजुएशन किया। तो ऐसा नहीं कि जॉब नहीं है, जॉब है। अभी हम में भी रिक्वायरमेंट डेली निकालते हैं। हम 50 लड़के का रिक्वायरमेंट निकालते, 10 ही लड़के आते हैं इंटरव्यू के लिए, और वो 10 में से 5 लोग जो जॉब में करते हैं, 5 भग जाते हैं, फिर काम नहीं कर पाते हैं। क्योंकि प्राइवेट सेक्टर में डेफिनेटली काम ज़्यादा है। अब हर व्यक्ति अगर सोचेगा कि सरकारी नौकरी लग जाएंगे तो वो तो संभव नहीं है। सही बात। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसको उतनी अच्छी पढ़ाई करनी पड़ेगी, या स्किल सेट पे काम करना, या उसको अपने अंदर स्किल आनी पड़ेगी कि उसका गवर्नमेंट जॉब में किस तरह हो जाए। तो ये कंडीशन है, वो बाकी कोई मुद्दे नहीं है। ठीक है, चलिए कोरबा की बातचीत यहीं पे समाप्त करते हैं। आप देखते रहिए ललन टॉप। अगला पड़ाव है भोपाल और फिर विदिशा। यात्रा जारी रहेगी, आप बने रहिए हमारे साथ।